तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं बांग्लादेश इज बर्निंग व्हाट्स रॉन्ग बाय ध्रुव राठी। तो पिछली दो वीडियोस से और दोस्तों के कुछ कहने से, कुछ कमेंट सेक्शन से मेरे को ऐसा पर्सनली भी थोड़ा थोड़ा फील होने लग गया है कि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स मेरे को होनी चाहिए। लाइक मेरे को नाम भले ना पता हो वो क्या करते भले ना पता हो, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें होती हैं, जो पर्सनली फेस कर सकते हैं हम, उसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो उसके बाद आए गेव इट अ सेकंड थॉट। तो मेरे को लगा कि शायद से मेरे को इसमें हेल्प जो है ध्रुव राठी काफ़ी हद तक कर भी रहा है, ऑलरेडी 2 वीडियोस में कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। तो मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ कि मेरे को इस तरह की नॉलेज जो है पड़ी वो और ज़्यादा ग्रैब करनी चाहिए और ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। और टू बी फेयर, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं ग्रैब कर लूँगा अच्छे से ध्यान दे के, बट अगर मैं ऑफ वीडियो जाके मैं बैठ के देखूँगा तो मेरे को नींद आने लग जाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल मतलब ऐसा शत्रुओं वाला है पड़ा। मेरे को बिल्कुल नफरत है पड़ी पॉलिटिक्स से और मीडिया से, इंडियन मीडिया स्पेशली। मेरे को बहुत ज़्यादा चिढ़ है इन दो चीज़ों से, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, मैं सहन भी नहीं कर पाता हूँ। बट एक चीज़ और, जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि फुकरा इंसान का रिएक्शन चैनल है, तो भाई यहाँ से तुम देख लो फुकरा इंसान अगर आर्मी कट में होएगा तो कैसा दिखेगा। तो ये मैंने करवाया है अभी ताज़ा। मेरे को पर्सनली अच्छा लगा है, कुछ लोगों को अजीब लग रहा है क्योंकि मैं बचपन से आज तक कभी छोटे बाल नहीं रखे इतने। ये अभी पहली बार मैं इतने ज़्यादा छोटे करवा के आया हूँ। मतलब कॉलेज में एक बार करवाने पड़े थे मजबूरी, टीचर्स के फोर्स के कारण, होटल मैनेजमेंट में मैं था। उसके अलावा मैंने कभी नहीं करवाए। हाँ, बैक टू द वीडियो जंप करते बिना किसी देरी के, लेट्स गो। देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स तुम आइडिया लगा सकते हो मेरी पॉलिटिकल नॉलेज का यहीं से डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने की। हाँ, ये शुरुआत इसके बारे में मैंने सुना था, रीज़न मेरे को नहीं पता है। मैंने बस एक ऐसा पोस्टर देखा था इसका इंस्टा पे, मेरे को याद है, बट रीज़न क्या है कुछ नहीं पता, क्योंकि एज आई सेड मैं थोड़ा इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग ही रहता हूँ, मैं नहीं इतना ध्यान देता। में तो प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। Troops on the streets, a सिर्फ strict स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए कर्फ्यू, वो भी मिलिट्री कर्फ्यू। curfew, a near blackout of communication. देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। इन वायलेंट क्लैशेस में अब कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे, आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से आज के इस वीडियो में। यार ये बात आई हैव टू एडमिट, ये बात बहुत अच्छी है कि ये सही में विस्तार से समझाता है। मतलब लोग जो मेरे जैसे जो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर इसमें घुसना चाहते हैं या कुछ भी कह लो, उनके लिए ना बहुत अच्छा एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है कि ये बिल्कुल अपना टाइम लेता है वीडियो में, यूँ जल्दबाजी नहीं करता जैसे 100 मिनट में 100 खबरें वाला बकचोदी नहीं करता। ये बिल्कुल प्रॉपर टाइम लेता है, अच्छे से समझाता है, ताकि मेरे जैसे लोगों को भी समझ आ जाए। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। एक बार मेरे को कंफर्म करने दो दोबारा। % नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व क्यों है? लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में फ्रीडम फाइटर्स के लिए होती हैं वो, मतलब वो भी वैसे जहाँ तक मैंने सुना है वो होती हैं कि मतलब मैंने देखा भी है पर्सनली, आसपास देखा है मैंने कि इन केस कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर आई एम नॉट श्योर बट पुलिस ऑफिसर है, और ऑन फील्ड उनकी अगर डेथ हो जाती है या फिर ऑन फील्ड वो फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं, तो उनके बच्चे को जो है पड़ी वो मिल जाती है जॉब सेम टू सेम, और पेंशन वगैरह जो है पड़ी। मेरे को इसके बारे में पता है, बट प्राइवेट सेक्टर में उनको क्या बेनिफिट मिलता है उसका मेरे को आइडिया नहीं है। रिजर्व्ड हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम इंडिया से काफी अलग है क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है।
इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आजादी मिलने से पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुई। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इंपोज किया ईस्ट पाकिस्तान पर। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई। देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। ये ओके, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ अपने कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एक मेजर रीजंस में से एक था कि बाद में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था। लाइक आई डोंट नो, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है कि हमारी जो हिस्ट्री की किताबें है पढ़ी वो फालतू है, कोई बेसलेस है पढ़ी, मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन अधूरी है या गलत है। तुमको एक एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ कि लाइक प्लूटो का अगर हम एग्जांपल लें तो हमको पढ़ाया गया था, क्योंकि मैं स्पेस साइंस ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मैं उसके बारे में एग्जांपल दे पाऊँगा, सॉरी, बट हमको बताया गया था कि प्लूटो जो है हमारे सोलर सिस्टम से ही चला गया है। लाइक गायब हो चुका है, हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो। विद इंटरेस्ट जब बड़ा हो के मैं पढ़ने गया इसके बारे में, तब मेरे को पता चला कि वो वहीं पे ही है अभी भी, बट इट्स अ ड्वार्फ प्लैनेट। और जो 3 स्केल्स है बड़े जिन पे खड़े होने के बाद किसी को प्लैनेट बनाया जाता है एज पर ह्यूमन नॉलेज, उसमें से वो 2 पे स्टैंड आउट करते हैं और 1 पे नहीं करते। मेरे ख्याल से वो एक ये था कि वो प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है और वो अपने मून के चक्कर काटता है, जबकि मून को उसके चक्कर काटने चाहिए। आई एम नॉट श्योर यही रीजन था, बट 3 में से एक रीजन था जिसके कारण वो नहीं था, बट वो है वहीं पे ही है। जो चीज़ वहीं पे एग्जिस्ट करती है उसके बारे में हमको पढ़ाया गया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चली गई सोलर सिस्टम से दूर निकल गई, हमको मिल ही नहीं रही कहाँ गई। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी बुक्स में दी गई है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। तो पर्सनली आई डोंट बिलीव बुक्स दैट मच, क्योंकि उसमें अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, गलत इन्फॉर्मेशन होती है हिस्ट्री से रिलेटेड खासतौर पे। ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया, एस्टिमेटेड 3। ओके, इसके बारे में भी मैंने सुना हुआ है। भोला साइक्लोन बहुत मेजर साइक्लोन आया था, बहुत तूफान आए थे, बवंडर आए थे, जिसमें काफ़ी लोग मरे थे। कहाँ के मरे थे आई डोंट नो, बट इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है मेरे को। नॉट श्योर, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 3 लाख लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पिछली सेंचुरी का। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया रिलीफ प्रोवाइड करने में यहाँ के लोगों को। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। साल 1970 की इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी, वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वोट्स गए सिर्फ अवामी लीग पार्टी को, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन रिजल्ट का एम बिंग रियल कह रहे हो यार, एम बिंग रियल, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है मेरे को, ये बंदा भी नहीं पता, मैं पहली बार देख रहा हूँ। नतीजा ये होता कि अवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की भाई वेस्ट पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा हमारे पे ऑर्डर दे। समझ गया मैं यहाँ से समझ गया, मैं इतनी तो मेंटेलिटी समझ गया हूँ इतने सालों में कि भले देश है को अगर अलग अलग जगह पे रहता है तो स्पेशली जगह लाइक पाकिस्तान वो नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश जैसी जगह को पावर मिले सारे चीज़ों को हैंडल करने की। कि अवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। मेरे को लगा था भाई ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है बड़े जो मैं देख चुका ऑलरेडी, तो मेरे को पता है दे डोंट लाइक कि कोई और पावर में आए और इनको ऑर्डर दे, दे डोंट लाइक, दे हेट इट। पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इंपोज किया गया और रिस्पांस में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर। इसी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना इन्होंने क्या बोला, आई हैव जीरो आइडिया। समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। यार ये चीज आई एम सॉरी थोड़ा पोस्ट ज्यादा लग रहा है, इस पे मेरे को ना बोलना है ये चीज। आई जस्ट हेट सच शिट ब्रो। अगर कोई मतलब तुमसे कम पावरफुल है तो तुम उस पर हाथ उठा देते हो, कोई तुमसे ज्यादा पावरफुल है तो तुम उसके आगे हाथ जोड़ देते हो। बेटर ना उस पर हाथ उठाओ ना उस पर हाथ उठाओ, दोनों के आगे हाथ जोड़ दो या फिर बेटर वहां से निकल लो। लाइक ये जो उनसे है ना, आई हेट सच शिट ब्रो। और जैसा कि इसमें स्टार्टिंग में भी बताया गया, मैंने उस टाइम बोलना था, सॉरी रह गया, अभी बोल देता हूँ मैं। लाइक
अगर प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स लोग शांति से कर रहे हैं, कोई हाथापाई नहीं हो रही है, कोई किसी मासूम का रास्ता नहीं रोका जा रहा है, कोने में शांति से बैठ के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन पर स्मोक ग्रेनेड्स, लाठी चार्ज करने की क्या ज़रूरत है? लाइक आइदर यू डोंट हैव द बोल्स टू रिप्लाई व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, आइदर यू डोंट हैव ह्यूमैनिटी। मतलब एक इंसान अगर ऐसे करके अपनी बात रख रहा है, या फिर ऐसे करके भी अपनी बात सिर्फ वर्बली रख रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत रख रहा है, तुम्हारे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने हक की लड़ाई जबानी लड़ रहा है, तो तुम जबानी रिप्लाई नहीं दे सकते तो चुप रहो, या फिर जबानी रिप्लाई दो। तुमको लाठी चार्ज क्यों करना है? वो बेचारे, जैसा इसमें दिखाया गया कि, और जैसा मेरे को भी पता है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे को नॉलेज है, कि अत्याचार तो भाई हुए हैं, स्टिल होते रहते हैं, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, काफ़ी जगहों पे होते हैं, ये सब चलता ही रहता है। बट क्यों चलता रहता है? लाइक तुम यूँ देखो कि एक इंसान है, उसने ये कह दिया कि 10 रुपए की ब्रेड क्यों है, मेरे को 5 रुपए में दो। अगर ये 5 रुपए इसका मार्केट वैल्यू, सामने वाला 5 में दे रहा है, तो तुम 5 में दो, और तुमने सीधा हाथापाई कर दी। तो आइदर तुम ये कह सकते थे कि वो ब्रेड जो है पड़ा वो एक्सपायरी है, वो गंदी क्वालिटी का, हमारा अच्छी क्वालिटी का, वो मैदे का ही, आटे का, कुछ भी बोल सकते थे। तुमने थप्पड़ मार दिया, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो तुमने डेड ही कर दी उस पॉइंट पे। तुमने वर्बली तो जवाब ही नहीं दिया, तुम इतनी एबिलिटी नहीं रखते कि तुम सहन कर सको सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। बहुत गलत 1 करोड़ लोगों को रेफ्यूज लेनी पड़ी इंडिया में। लेनी पड़ेगी। 50% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस हो गई इसकी वजह से। कमजोर भी हो गए होंगे वो इस चक्कर में। इसी के बाद ही था कि 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिली। ये वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आजादी दिलाई अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। थिंग्स लाइक दिस आई रिस्पेक्ट। अब मेरे को नहीं पता ऑफ द फील्ड इनकी क्या सेटलमेंट हुई, बेशक कोई भी सेटलमेंट हुई हो, अगर इन्होंने पाकिस्तान से उनको आज़ाद करवा दिया, इनकी विश पूरी करवा दी, टोटली रिस्पेक्टेबल ब्रो, टोटली रिस्पेक्टेबल। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और भी होती है, आई डोंट नो ऑफ द फील्ड क्या बातें होती है, बट ऑन द फील्ड जहाँ तक मैंने सुना था कि इनको रिसेंटली कुछ साल पहले ट्रेन भी दी गई थी और कुछ लेन देन नहीं हुआ था, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। एज आई सेड, आई एम क्लैरिफाइंग इट अगेन। नीचे क्या हुआ मेरे को नहीं पता, ऊपरी जितना हमको दिखाया गया उस हिसाब से इनको ट्रेन भी दी गई थी। और अगर बात करें सबसे बड़ा स्पोर्ट जो इंडिया में है क्रिकेट, उसमें बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बांग्लादेश के साथ मैचेस करे जाते हैं। जबकि टेक्निकली एज पर दी परफॉर्मेंस देखा जाए तो इंडिया काफ़ी अलग लेवल पे स्टैंड आउट करती है, और उनको कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनसे फाइट करनी चाहिए, इनसे मतलब मंथली बेसिस पे टूर्नामेंट करने चाहिए। बट स्टिल वो बांग्लादेश से करते हैं, उनको बोर्ड को उनको काफ़ी हेल्प आउट होता है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही होता है। इवन बांग्लादेश अभी अफगानिस्तान को भी वो कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड लगता है कि यार यस, हमारा इंडिया इतना बड़ा है, कंपैरेटिवली अगर किसी देश से रिच है तो उसकी हेल्प कर रहा है। उस बात की मेरे को बहुत दिल से रिस्पेक्ट है, और वो हमेशा रहेगी। नो मैटर बाद में क्या हो रहा है वो अलग बात है, बट कर रहे हैं हेल्प तो कर रहे हैं, बात खत्म। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आजादी की ये लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आजाद देश बना, ये फ्रीडम फाइटर्स हुए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रेलेवेंट हैं इस कोटा सिस्टम की वजह से। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। आए कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर्स चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन भी क्यों? ग्रैंड चिल्ड्रन छोड़ो, चिल्ड्रन भी क्यों? लाइक मेरे को बता देना, मैं गलत तो नहीं समझ रहा। मतलब कि फ्रीडम फाइटर को एक जॉब मिली है और उसके बाद उसके बच्चे को भी वही जॉब दे दी जाए, और उसके बच्चे के बच्चे को भी वही जॉब दे दी जाए। या फिर जैसा उसने प्राइवेट सेक्टर बोला था स्टार्टिंग में, तो अगर कोई बच्चा इंटरव्यू दे रहा है या फॉर्म भर रहा है तो उसमें एक ऑप्शन इनको दिखाया जाएगा कि तुम फ्रीडम फाइटर के बच्चे हो या नहीं हो। इफ़ यस देन मेंशन हु एंड व्हेन। लाइक ऐसा कुछ फॉर्म है बड़ा, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को यहाँ से ऐसा लग रहा है कि उनके फॉर्म में डेडिकेटेड लिखा जाएगा, और जिसने येस पे टिक कर दिया उसको प्रायोरिटाइज करा जाएगा, जिसने नो पे टिक कर दिया उसको नहीं दिया जाएगा। लाइक दिस
अगर ये है तो ये बहुत वाहियात है। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज हों। यार आई टोटली अंडरस्टैंड, फिजिकल डिसेबिलिटीज का एक का 5% भी हो 10% भी हो चलेगा। और जो बिल्कुल ही माइनॉरिटी है, जिनको एजुकेशन नहीं मिली है, जिनको समझ नहीं है, जो उतना सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ हमको ऑफिसर बनना है, हमको ये करना है वो करना है, अगर उनको भी कोटा मिल रहा है तो आई थिंक फेयर है। ये बात शायद लोगों को चुभे, बट वुमेन का आई डोंट थिंक कि वुमेन कोटा होना चाहिए अगर वो देश इतना एम्पावरिंग है बड़ा। क्योंकि मेरे को ये लगता है, पर्सनली भी लगता है, और वुमेन्स खुद भी कहते हैं दे आर मैच्योर इनफ, दे आर एजुकेटेड इनफ, दे आर मतलब कैपेबल इनफ कि वो खुद के दम पे खुद के हक की लड़ाई लड़के जॉब कमा सकती हैं। और इस देश की तो अभी जैसा मैं नाम भूल गया, बट क्या नाम था भूल गया, छोड़ो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। बट प्राइम मिनिस्टर भी अगर एक औरत है तो आई थिंक वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट वेल इनफ है पड़ी कि वो अपने दम पे जॉब लग सकती है। तो डेडिकेटेड कोटा फॉर वुमेन नहीं होना चाहिए। और अगर बात चुभेगी, बट अगर तुमको लगता है कि हाँ डेडिकेटेड कोटा फॉर वुमेन अगर रख रहे हो तो ये चीज़ ओपनली बोलो कि वुमेन मैन जितनी कैपेबल नहीं है। मेरे को ऐसा मतलब इस पे मेरे क्लियर थॉट्स हैं। लाइक अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, लाइक मैंने अपना एक रैप लिखा था वो मैंने डाला भी, उसमें एक लाइन थी कि जब औरत में ताकत है मर्दों की जितनी तो ट्रैवल में मेंशन क्यों लेडीज़ की सीट। ये मैंने लाइन डाली थी उसमें। और मेरा उसमें कहने का मतलब यही था, एक लड़का है और एक लड़की है, लड़का सीट पे बैठा है, लड़की खड़ी है। अगर लड़की सीट मांग रही है देन एक्सेप्ट, मतलब दोनों शारीरिक रूप से फिट है, बिल्कुल फिट है। अगर लड़की लड़के से सीट मांग रही है देन शी हैव टू एक्सेप्ट कि वो लड़के से वीक है। अगर वो नहीं मांग रही है देन वी कैन से कि वो इक्वली एबल है पड़ी हर चीज़ में। और अगर वहीं पे सेम फॉर लड़का, अगर वो बैठा है और वो अपनी सीट लड़की को दे रहा है देन उसका माइंडसेट में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो मेरे से कमज़ोर है। और अगर वो नहीं दे रहा है देन उसके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जितना स्ट्रॉन्ग हूँ वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं जितना कैपेबल हूँ वो भी उतनी कैपेबल है। एज सिंपल एज दैट। मेंटेलिटी रखो तो क्लियर रखो। इन केस लड़की को चोट लगी हुई है, लड़की प्रेग्नेंट है, लड़की मतलब एज्ड लड़की है और तुम उसको दे रहे हो तो ठीक है, टोटली अंडरस्टैंडेबल। वहाँ पे लड़का भी हो, अगर इंजर्ड हो, एज्ड हो, उसको भी दे रहे हो तो भी ठीक है। बट अगर लड़की बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, एबल टू स्टैंड है, अगर तुम उसको सीट दे रहे हो तो यार या तो तुम्हारे माइंड में थॉट है कि वो तुमसे वीक है, और लड़की सीट मांग रही है तो उसमें भी ये थॉट है कि वो लड़के से वीक है। और अगर नहीं है तो ये कोटा नहीं होना चाहिए, अगर है तो कोटा होना चाहिए। सिंपल। पूरी कंट्री का अगर ये थॉट है कि लड़कियां वीक है पड़ी, लड़कियों में दम नहीं है, लड़कियां मैच्योर नहीं है उतनी, लड़कियां पढ़ती नहीं है उतनी, तो तुम कोटा दे रहे हो तो तुमका समझ आता है। मैं टोटली अंडरस्टैंड करूँगा उस चीज़ को। अगर तुम, और ये बात तो रियलिटी है भाई, लड़कियां मानो ना मानो लड़कों से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करती हैं। ऑन मास स्केल बोल रहा हूँ, लड़कियां पढ़ाई में बेटर होती हैं लड़कों से, मेच्योर भी ज़्यादा होती हैं लड़कों से, टोटली एक्सेप्टेबल। बट उनके लिए कोटा नहीं होना चाहिए अगर देश उतना एम्पावरिंग है पड़ा। और लड़कियां भी मेरे ख्याल से कुछ तो एग्री करेंगी, जो अपने आप को उतना कैपेबल समझती है वो एग्री करेंगी इस बात से कि हमारे लिए कोटा नहीं होना चाहिए, हम खुद के दम पे लग सकती हैं। सिंपल एज दैट। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वुमेन, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी मैन, इक्वालिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर नहीं है तो ये बात डायरेक्टली बोलो कि लड़कियां उतनी कैपेबल नहीं है लड़कों के, नहीं बोल रहे तो इक्वल रखो। सिंपल। थोड़ा ये स्ट्रेच हो गया बट ये मेरे मन में फील है पड़ा, मैं क्लियर बोलता हूँ। और मैंने फेक फेमिनिज्म पे पूरा गाना डाला हुआ है अपने इंस्टा पे, तुम चाहो तो वो भी सुन सकते हो। और वहाँ पे लड़कियों के भी कमेंट्स है जो समझती हैं इन चीज़ों को, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हैं। लड़कियों को पावर मिलनी चाहिए लेकिन लड़कों जितनी मिलनी चाहिए, लड़कों से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। और लड़कों को भी पावर मिलनी चाहिए तो लड़कियों से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, लड़कियों जितनी मिलनी चाहिए। इन सभी नंबर्स को ऐड अप करोगे तो टोटल 56% रिजर्वेशन बनती है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर 56% में से है ये 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा। इस आर्टिकल को देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थर्ड ईयर इंटरनेशनल, लाइक सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड होएगा क्योंकि ये मेरे ना मन में एक इमेजिनेशन आ रही है और आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। लाइक एक इंसान है, फ्रीडम फाइटर, पूरा फिट, पूरा हेल्दी, रिटायरमेंट में 2 महीने रह गए हैं। उसका लड़का है, अपनी लाइफ मस्त जी रहा है, पिज्जे विज्जे खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसने फॉर्म भरा, उसमें उसने अगर ऐसा होता हो तो टिक कर दिया कि हाँ मेरे पापा फ्रीडम फाइटर हैं। दूसरी तरफ
एक बच्चा है जिसके पिताजी या तो है नहीं, या हैं तो बहुत बुरी हालत में है, या फिर बीमार है, या गरीब है, कुछ भी लगा लो, या मिडिल क्लास है, कुछ भी लगा लो, उस लड़के के मन में थॉट है कि यार मेरे को फ्रीडम फाइटर बनना है, मेरे को देश की सेवा करनी है, बट वहाँ पे उसको क्रॉस मारना पड़ रहा है कि मेरे पापा फ्रीडम फाइटर नहीं है, और वो सोल्ट भी नहीं खा रहा है, वो शुगर भी नहीं खा रहा है, वो फैट्स नहीं खा रहा है, गुड फैट्स खा रहा है, बैड फैट्स को लीव कर रहा है, सारे मतलब जो मजे होते हैं उनको त्याग चुका है और सिर्फ फोकस जाए पड़ा। उसकी सीट खाली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई बच्चा जो है पड़ा वो फ्रीडम फाइटर का बच्चा है, उसके घर में पेंशन आ रही है, उसका घर चल रहा है, उधर कंगाली है पड़ी, वो कंगाली और बढ़ती जा रही है और उसको वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे तो घर चल रहा है, यहाँ पे पूरा खर्च उसका क्या, लाइक सॉरी थोड़ा इमेजिन मेरे को करना पड़ रहा है और मेरे को ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इतना बड़ा, बट वो कहाँ जाए, वो तो बेचारा फंस ही गया, उसको तो कहीं पे मौका ही नहीं मिला जस्ट बिकॉज वो फ्रीडम फाइटर का लड़का नहीं है। अब ये उसकी किस्मत में नहीं है तो डजेंट मीन कि उसको बाद में भी उसकी किस्मत में ना डाला जाए, उसकी मेहनत के बाद भी। ये तो वेस्ट। अगर 30% दे दिया, लाइक अगर सिर्फ 100 बच्चे भी फ्रीडम फाइटर बनना चाह रहे हैं, लाइक 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, फ्रीडम फाइटर छोड़ो नॉर्मल पेपर दे रहे हैं, 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तुमने 30 बच्चों को अलग से दे दिया, डेडिकेटेड दे दिया। अब 100 में से 40 बच्चे होंगे, 45 होंगे, 50 बच्चे होंगे जो इनका फाइनल थॉट वही जॉब करने का होगा, कुछ का और कुछ करने का भी होता है, जबरदस्ती कर रहे होते हैं। उन 50 में से तुमने 30 तो वैसे ही खाली, बाकी 30 का तो तुमने सपना ही मार दिया जस्ट बिकॉज कोई फ्रीडम फाइटर का लड़का है, उसकी कैपेबिलिटी तो तुमने जज ही नहीं करी फिर। लाइक वो तो बहुत ही गलत हो गया ना। वो उसके बाद पोते तक को दे रहे हो तुम, पोते तक को किस बेसिस पे मिल रहा है? के एक स्टूडेंट फहीम फारूकी जो कि एक प्रोटेस्टर भी हैं, इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशंस हटा दी जाए। सर एज आई सेड ब्रो, ना वुमेन वाले की नीड है, ना ये जो भी फ्रीडम फाइटर्स वाले इसकी नीड है, इन दोनों की नीड है, ये मैं टोटली समझता हूँ। ये दोनों होने भी चाहिए। लाइक मेरे को तो पता नहीं था भाई ये बंदा कौन है, मैं तो जानता भी नहीं, और उस बंदे ने भी एग्जैक्टली सेम बोला, तो आई थिंक मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ और सही समझ रहा हूँ सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में ही हो गई थी, आजादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि यह चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। अगर उतनी थी तो आई थिंक फिर भी इट इज मेकिंग सम सेंस। 30% तो फिर भी ज़्यादा है, लाइक 15% हो, 20%, 20 भी नहीं, 15% मैक्सिमम, 10% ही होना चाहिए वैसे तो। 30% तो बहुत बड़ा नंबर है, बट स्टिल अगर सिर्फ उनके लिए उनकी मेहनत के बाद उनको आरामदायक ज़िंदगी के लिए एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है और उसके लिए अगर मिल रहा है तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो जायज़ है। वो उतना डिजर्व एटलीस्ट वो इंसान करता है जो देश के लिए बॉर्डर पे जाके लड़ा है। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए, और 2010 में फिर कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए। 1997 मतलब 2007, 2017 और 7-24, लाइक 27-28 साल से ये लोग हक वाले का मन मार रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई फ्रीडम फाइटर वाले का लड़का है। 27-28 साल से कितने लाखों बच्चे जो हैं पड़े वो अपना मन मार के बेचारे कुछ और कर रहे होंगे अभी इनके कारण, इस घटिया सिस्टम के कारण। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए चेंज होता रहा ओवर द इयर्स, लेकिन इन द एंड यही हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक पहुंच गई। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012-13 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई थी बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ऐसे ही बांग्लादेश में है बीपीएससी का एग्जाम, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए कंपीट कर। लाइक तुम यहाँ पे देखो यार, अभी 4 लाख में से सिर्फ 3000 सीटें, 3000 में से 30% तुमने, मतलब 900 होगी ना, 300, 600, 900 सीटें तुमने तो पहले ही दे दी फ्रीडम फाइटर्स को। उसके बाद भी टोटल 56% पड़ा, तो और भी काफ़ी सारी तो तुमने ऐसे ही दे दी। मतलब तुमने ऑलमोस्ट ओवरऑल भी लगा लो 3.5 लाख बच्चों का तुमने तो सपना ही मार दिया। 3.5 लाख से भी ज़्यादा, 4 लाख है ना, 4 लाख में से 3000, ये तो 3,97,000 का तो वैसे ही सपना मर गया ना। 3,97,000 का तुमने वैसे ही सपना मार दिया। बचे 3000 में से भी तुमने डेडिकेटेड बाकियों को दे दिया और जो डिजर्विंग थे उनको हटा दिया।
करते हैं बांग्लादेश में। काफी खराब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विसेज में। उस समय भी क्लैशेस देखने को मिले उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट्स जो प्रो कोटा थे। लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जॉब्स के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और 5 जून 2024 यानी ये होता है ना, सोने की चिड़िया, सोने का चम्मच, सोने की थाली के साथ पैदा हुए बच्चों का यही मेंटेलिटी होता है। मतलब तुम इसको यूं सोचो कि नॉर्मल एक स्पोर्ट की तरह सोचो कि एक स्पोर्ट है पड़ा, जैसे मतलब बीसीसीआई में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जो होता है ना, वो चीज़ करी जा रही है इनके साथ। मतलब तुम्हारे स्टैट्स ज़मीन आसमान का फ़र्क दे रहे हैं करंट प्लेयर से, स्टिल तुम बाहर बैठे हो और बाकियों को मौका मिल रहा है। तुम बाहर बैठे हो क्यों पता नहीं। जिनका 10 मैचों में 1 मैच में हाफ सेंचुरी आ रही है उनको तुम जगह दे रहे हो, और जो एवरेज ही हाफ सेंचुरी की लेके चल रहा है उनको तुम बाहर बिठा रहे हो। लाइक वो हो रहा है। ये कितना शेमफुल है ये। कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पेटिशनर्स कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के जज से तो कम नॉलेज ही होगी मेरी, लेकिन उसके जितना बिकाऊ नहीं होऊंगा मैं। आई एम सॉरी, मैं फालतू बात कर गया हूँ या फिर कुछ भी। आई एम सो सॉरी। बट यार ये बात पे ना अनपढ़ भी बोलेगा कि यार ये हक का खाया जा रहा है, और इनको लग रहा है कि वो 7 फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे जो है पड़े वो ठीक बोल रहे हैं, पूरा देश गलत बोल रहा है। मतलब जहाँ पे भाई मेरे को ऐसा लगता भी है और ऐसा मेरे को लगता है कि होगा भी, जहाँ पे बिल्कुल लीश मतलब 3-4 लोगों का 7 करोड़ों के आगे दिया जाए ना, वहाँ पे समझ जाओ करप्शन खेल गया है, समझ जाओ। यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठते हैं। होने ही थे, बनते हैं भाई। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशंस को भी जॉब्स में रिजर्वेशन दे। और वैसे भी इसका क्या तुक बना। फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था देश को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन भाई मैंने कहा कि उनका फिर भी बनता है, कोई बात नहीं। ये पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म। यार सॉरी यार, मेरे को ना हर लाइन में मेरे पास ना बात है बड़ी बोलने के लिए। हम बोलते बॉलीवुड नेपोटिज्म करता है, ये क्या है भाई? ये तो नेपोटिज्म प्रो मैक्स हो गया भाई, अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया ये तो। लाइक फ्रीडम फाइटर के पोते तक को तुम दे रहे हो। वो करते हैं कि मतलब कोई भी हो, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो भाई अगर मेरा बिजनेस है, मैं चाहूंगा मेरा बेटा या बेटी आगे मेरा बिजनेस संभाले, बट दैट डजंट मीन मैं किसी और के बिजनेस को ठप कर दूंगा उसके चलते। सेम स्टैंड्स फॉर दिस ब्रो। तुम फ्रीडम फाइटर हो इसका मतलब ये थोड़ी तुम किसी और के हक की भी सीट खा के बैठ दो या फ्रीडम फाइटर के पोते हो। जैसा बॉलीवुड में कहा जाता है कि वो अपने बच्चों को ही चांस देते, बाहर वालों को चांस नहीं देते। अगर वो बाहर वालों को चांस दे दें और अपने बेटे को बेशक वो लीड रोल दे दे, अपने बाहर वाले को लीड रोल का दोस्त का, लीड रोल के भाई का किरदार दे दे, अगर वो हकदार है उसका, तो इक्वल है, तो बिल्कुल फेयर है, बनता है। इतना तो भाई तुम कुछ भी करो, इतना तो बाइजनेस होएगी, वो हर इंसान करेगा। बट ये तो बाइजनेस की पीक है बड़ी भाई। ये क्या है बड़ा, मतलब फ्रीडम फाइटर का पोता, फ्रीडम फाइटर जिंदा नहीं, वो एक्सपायर हो चुका, उसका पोता उसके हक का हराम का खा रहा है। लाइक आइदर अगर ये ऐसा करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे आर्मी स्कूल है, आर्मी कॉलेजेस है पड़े, जो आर्मी मिलिट्री में जॉब करते हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जाता है, वैसा ट्रेन करा जाता है ताकि आगे वो उस तरह की कैपेबिलिटी के साथ जाएं। वैसा होता ना कि हाँ फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल बना दिया, उनके लिए कॉलेजेस बना दिए, उनको वेल ट्रेंड करा गया और फिर उनको पेपर में उतारा गया, तो समझ आता कि हाँ भाई अगले मेहनत करके खुद के दम पे पहुंच रहे हैं। तब मेरे को समझ आता, तब मैं कह सकता था कि हाँ भाई ये इक्वल है पड़ा। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो उनको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, बट बनता है इतना, उनको इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता है कि हाँ यार तुम डेडिकेटेड स्कूल में पढ़ो, वहाँ पे तैयारी करो, वहाँ पे प्रैक्टिस करो, कैपेबल इनफ बनो, फिर उस बंदे को बीट करके जॉब लगते तो लगो।
तो बात बनती है। नहीं होती। इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी आरोप लगे हैं। पता एक्चुअली ही में था। कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं है? सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को दी कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर होगा। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है अवामी लीग और प्राइम मिनिस्टर रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने संघर्ष किया था बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भी। प्रोटेस्ट बहुत कुछ है कहने को भाई, बहुत कुछ है कहने को, और मैं कहूँगा चाहे वीडियो ये 1 घंटे पार हो जाए मैं कहूँगा। बट तुमने शायद वीडियोस वो मूवीज देखी होंगी, वेब सीरीज देखी होंगी जिसमें ना फ्रीडम फाइटर्स हमारे बेचारे दूसरे देश में छुपके से बैठे होते हैं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन अपने देश के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। उनके बच्चों को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनको खाना नहीं मिलता है, पेंशन्स फ्रीज कर दी जाती है, उनको जॉब्स नहीं मिलती है, मतलब टोटली उनको कॉर्नर कर दिया जाता है। जबकि वो देश की सेवा कर रहे थे, देश की सेवा का फल मिलता है उनको देशद्रोही घोषित करना, लाइक और ये सब सरकार करती है। वो कभी भी ये नहीं देखते कि उन्होंने ईयर टू ईयर अपने लेवल्स पे कितना काम करा है। अगर काम के बेसिस पे जज करा जाए उसके बाद फ्रीडम फाइटर घोषित करा जाए तो समझ भी आता है। फ्रीडम फाइटर तो भाई हमारे देश के बाहर भी बैठे हुए हैं काफ़ी सारे, जो फ्रीडम फाइट ही कर रहे हैं या फिर नॉर्मल फाइट कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए, देश की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। पकड़े जाएंगे तो आतंकवादी होंगे। लाइक सरकार तो यही करती है, तुम मानो ना मानो तो यही करती है। वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही खास सिपाही जो देश के लिए बेचारा लड़ गया, मर गया, उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके बच्चों की ज़िंदगी, उसकी बीवी की ज़िंदगी, पेरेंट्स की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं 1 सेकंड में, एक अनाउंसमेंट में। मतलब क्या कह सकते हैं। का कहना है कि ये फ्रीडम फाइट क्या आप ही हो वो ड्रॉप सर्विसिंग वाली दीदी? हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ? ये ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है? आपके इतने वीडियो का रिजर्वेशन अवामी लीग के लोगों को डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा बेनिफिट देता है। मिलेगा ही भाई। फाइटर्स की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है उन नामों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शंस उठी हैं और इन ऑब्जेक्शंस को सरकार के द्वारा रिजॉल्व नहीं किया गया है। 10 जुलाई को ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है लेकिन प्रोटेस्ट रुकते नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज भी इसमें जुट जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करने के लिए 7,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करती है। एज आई सेड इन द स्टार्ट ब्रो, वर्बली जब जवाब नहीं होता तो तुम्हारे पास वेपन है पड़ा, तुम उसका यूज़ करने लग जाते हो। लाइक तुम अभी भी सामने वाला फ्रेम देखोगे ना, सामने सारे स्टूडेंट सिर्फ मोबाइल हाथ में लेके जा रहे हैं, मेरे को किसी के हाथ में वेपन नज़र नहीं आ रहा है, बट ये लोग स्मोक कर रहे हैं, ये लोग डंडे लेके जा रहे हैं, ये भगा रहे हैं उनको। क्यों? हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए। और ये जो भगा रहे हैं इनको डंडा लेके अपने आप को देश की सेवा में लगे हुए सैनिक बोलेंगे। किस बेसिस पे? अगर तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हो और लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक देश बोलते हो अपने आप को, और तुम कहते हो हम देश की सेवा में लगे हुए हैं, देश में जो सेवा करने चाहते हैं स्टूडेंट्स उनकी तो तुम बात नहीं सुन रहे हो, उन पर तुम डंडे मार रहे हो, उन पर तुम स्मोक ग्रेनेड्स फेंक रहे हो, उन पर तुम पानी भी फेंक देते हो तेज तेज फुल फ्लो में, जिनसे उनकी स्किन तक जलने लग जाती है, कटने लग जाती है। तो तुम देश की सेवा तो नहीं कर रहे, तुम सरकार की चटाई कर रहे हो ना भाई। ये देश की सेवा नहीं हुई, ये सरकार की चटाई हुई, क्योंकि तुमने तो जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनको दबा दिया ना, उनकी बात ही नहीं सुनी, उनको हक की लड़ाई नहीं लड़ने दी उनके। अभी कल को ये चीज़ हो जाए, इनकेस हो जाए, कोई बंदा आए सरकार में और कह दे कि हम आर्मी वालों की पेंशन रद्द कर रहे हैं, आर्मी वाले के बैठ जाएंगे? आर्मी वाले छोड़ो, जिसका कोई रिलेटिव भी आर्मी में नहीं है वो भी प्रोटेस्ट करने लड़ेगा, तब तो ये आर्मी वाले हाथ नहीं उठाएंगे उन पे, या फिर ये जो भी आए हुए हैं ये लोग हाथ नहीं उठाएंगे इन पे। ये लोग तो साथ में बैठ देंगे ऐसे कि हाँ हमारा भी है पड़ा इसमें इशू, इसलिए उनका इशू नहीं है, पर्सनल इशू है। लाइक अगर तुमको नहीं जम रहा है तुम एक काम करो, सड़क ब्लॉक हो रही है, उनको बैरिकेड कर दो ना, मतलब ब्लॉक कर दो उनको वहाँ पे। तुमको हाथापाई क्यों करनी है उस चीज़ के लिए? लाइक इसलिए मेरे को नफरत है भाई इन चीज़ों से। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि सरकार डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ कोई भी थ्रेट और वायलेंस ना इस्तेमाल करे। होना ही नहीं चाहिए भाई। प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलता है, जो कि स्टूडेंट विंग है अवामी लीग पार्टी का। दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। सरकार के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे।
सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटाज में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए। लेकिन और वहां पे सेटलमेंट इतनी कर दी जाएगी कि कोटा इन्हीं के हक में रहेगा, तो हमको बोलना नहीं पड़ेगा। प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप था स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी सरकार के इंटेंशंस पर डाउट करता है। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द तक नहीं बोला उन मर्डर्स पर जो उनके पार्टी के एक्टिविस्ट ने किए। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी बड़े इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके कहती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकार्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट मिलेंगे ही क्यों? दैट्स द क्वेश्चन ब्रो। उनको बेनिफिट किस बात का मिल रहा है? फ्रीडम फाइटर्स को बेनिफिट दो, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को किस बात का मिल रहा है? फॉर व्हाट? तुम मेरे को एक रीजन तो दो कि हाँ इसलिए मिल रहा है। कोई एक तो सेंसिबल बात हो। तुम 30% सीट्स दे रहे हो किस लिए? कि उसका लक है वो फ्रीडम फाइटर के घर में पैदा हुआ है। कमाल है। दिए जाएंगे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं रजाकार को लेकर। आखिर क्या है ये रजाकार? आई डोंट नो। रजाकार दोस्तों एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या हेल्पर। लेकिन 1971 की वॉर में रजाकार वाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी था जो बांग्लादेश की आजादी के लिए फाइट कर रहा था। इस रजाकार वाहिनी में करीब 50,000 लोग थे जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को इनकरेज किया या उसमें भाग लिया। 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने के लिए और पनिश करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नयनिका मुखर्जी नोट करती हैं कि करीब 37,000 रजाकार्स को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें से करीब 26,000 को माफ कर दिया गया सरकार के द्वारा और बाकियों को पनिश किया गया। तुम एक आयरनी देख रहे हो। एक तरफ बिना किसी हाथापाई के कुछ स्टूडेंट्स जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जबानी प्रोटेस्ट करके, उन पे तुमने लाठीचार्ज कर दिया। और एक तरफ 26,000 लोगों को ऐसे ही बख्श दिया, वो भी वैसे लोग जिन्होंने अपने ही देश में देशद्रोही बने, अपने ही देश की इंफॉर्मेशन धूल लीक करी और अपने ही देश के लोगों को मरवाया। तुम उन लोगों को कह रहे चलो यार माफ़ किया कोई बात नहीं, और दूसरी तरफ स्टूडेंट सिर्फ अपने हक की सिर्फ एक प्राइवेट जॉब मांग रहे हैं, उन पे तुमने लाठीचार्ज कर दिए, स्मोक फेंक दिए। इसीलिए मैं कह रहा था, शायद से मैंने बोला नहीं बोला पता नहीं, बट मैं इसलिए कह रहा था कि जो तुमसे पावर में कम है तुमने उस पर हाथ उठा दिया, जो पावर पे ज़्यादा है तुमने उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ दिए। हैव द बोल्स टू फाइट मैन और हैव द बोल्स टू स्टे साइलेंट। या तो जेल में डालकर या उनका ट्रायल अभी भी चलता रहा। कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार वाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो पॉइंट आप यहां समझ सकते हैं क्या है दोस्तों। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही। और उनको छोड़ दिया। अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस रिजर्वेशन को लेकर, क्या उन्हें देशद्रोही कहना सेंस बनाता है? कोई सेंस नहीं बनाता। ये वही पुरानी स्ट्रेटेजी है कि सरकार को पसंद नहीं आया कि लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो। भाई ने अपना पॉइंट रख दिया बीच में। लेकिन सच बात तो यह है, जैसा अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड एबी ने लिखा था, A patriot must be ready to defend his country against his government. I totally agree, bro. I don't know who this man is, but 5,00,000% he is right. अगर तुमने अपने देश के लिए लड़ना है तो अपनी सरकार से भी लड़ने का गूदा रखो। हालांकि तुमको पता है नहीं पता, आई डोंट नो, बट मैंने न्यूज़ में देखा है कि ध्रुव राठी के पास समन पहुंच चुका है, डिफेमेशन का केस ठोका और कौन सा ठोका आई डोंट नो, बट पहुंच चुका है। और मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था अगर ये बंदा इंडिया में रहता होता तो इसकी आवाज़ पहली वीडियो पे दबा दी गई होती। ये इतना ना बोल पाता, ये चाहता भी बोलना तो वो लोग दबा देते, इसको गायब कर देते। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ शब्द है यहाँ। अगर तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे उतर आए और तुमने कुछ बोल दिया तो तुम गायब हो, तुम दिखोगे भी नहीं। लिखा था, A patriot must be ready to defend his country against his government. एक सच्चा देशभक्त अपनी सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट करने चले जाओ। डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम होता है जहां पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए। जनता बार बार देश की सरकार को अकाउंटेबल ठहराते रहे, जांचते रहे कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही।
और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो। प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये कमेंट प्रोटेस्टर्स पर एक क्लियर कट एग्जांपल है स्ट्रॉ मैन फैलेसी का। इसका मतलब है कि आप दूसरे की आर्ग्यूमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। अगर प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो उस रिजर्वेशन के खिलाफ है जो फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को मिलने लग रही है, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि वो फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री शेख हसीना टोटली बेसलेस ब्रो, आई ऑल्सो, मेरे को तो पता भी नहीं है, मैं तो वहां पे रहता भी नहीं हूँ, बट पहली चीज ही मेरे माइंड में यही स्पार्क करी कि भाई फ्रीडम फाइटर्स ने जो करा उसका पोतों को क्यों मिल रहा है, उनके बच्चों को क्यों मिल रहा है? भाई अगर ऑन फील्ड फ्रीडम फाइटर एक्सपायर हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो फिर दे दो उसके लड़के को, अगर वो भी हो जाता है तो उसके पोते को दे दो। बट अगर नहीं होता, वो फिजिकली फिट है, उसकी पेंशन आ रही है, तो किस बेसिस पे दे रहे हो उसको? भगाओ भाई, कहो मेहनत करे और फिर अपने हक की लड़ाई करके फिर पहुंचे फ्रीडम फाइटिंग की जॉब कमाए, अपने हक से कमाए। ये क्या लॉजिक है बड़ा? की सरकार ने खुद इस रिजर्वेशन को हटाया था 2018 में, तो क्या वो भी फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से, थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रोटेस्टर्स की डिमांड कोई अनरीजनेबल नहीं है, लेकिन अब इस मुद्दे पर दोस्तों हमारे इंडिया के गोदी पत्रकारों की भी जरा नॉनसेंस सुनिए। सुधीर चौधरी ने आज तक टीवी चैनल के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड बता दिया। हवा में बातें करते हुए कहा कि इसके पीछे अमेरिका और बाकी पश्चिम देशों का हाथ है। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से इन दंगों को भड़काते रहते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका जैसे, वो उन देशों के विपक्षी दलों के साथ मिल जाते हैं। देयर इज अ रीजन आई हेट दिस मीडिया, और मैं बोलता हूँ लाइक मैंने पिछली वीडियो में तो तुमको एक एग्जांपल भी दिया था, 176 पता नहीं 77 मीडिया है पूरे वर्ल्ड वाइड, और उसमें से 156 पता नहीं 57 रैंक है इंडिया का। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूज़ है, सबसे ज़्यादा खबरें, सबसे ज़्यादा हरकतें यहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे है, सारी दुनिया की न्यूज़ हमारे पास है, और हमारा रैंक है 156 157। वाई? बिकॉज ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारी मीडिया में। आधे से ज़्यादा तो सरकार की चटाई करने वाले हैं, पालतू कुत्ते हैं। जो बचे कुचे हैं उनके पास ऐसी बातें करने को न्यूज़ है नहीं, कुछ भी बोल दो। लाइक अमेरिका क्यों करेगा भाई? तुम लॉजिकली सोचो, और करेगा भी तो भाई तुम मानो ना मानो, स्टूडेंट्स एक ऐसा ग्रुप है बड़ा जो 1 सेकंड लगाएगा इस चीज़ को खोलने में कि अमेरिका ने हमको फंडिंग दी है। कोई ना कोई एक कीड़ा जाकेगा और खोल देगा ये बात, अगर होएगा तो। लाइक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो मेंटली इतने क्लियर होते हैं। वो अगर ऐसा कुछ होता तो एक क्या भाई हजारों आ जाते खड़े होके ये बोलने कि हमारे को इनका सपोर्ट है, ये लोग हमारे को आग लगा रहे हैं अपने देश के खिलाफ। वो बोल देते, वो फैक्ट्स में जाते ही ना, वो बोल देते। और भाई वो अगर इंडिया को करे, पाकिस्तान को करे, अफगानिस्तान को करे, यूरोप को करे, अफ्रीका को करे, ऐसे बड़े बड़े देशों को करे, समझ में। बांग्लादेश से भाई उनको कुछ भी नहीं मिलना है, अमेरिका को कुछ भी नहीं मिलना है, आज क्या कभी नहीं मिलना है उनको। लाइक ऐसी बेसलेस बातों के लिए मेरे को ना चिढ़ है पड़ी हमारी मीडिया से। और तुमको एक मैं ना बताता हूँ, मैंने कल ही स्टोरी पे डाला था, एक सेकंड रुको, मैं भी बताता हूँ तुमको। लाइक तुम मानोगे, पीक मानोगे इन लोगों की। मैंने कल क्या देखा, आज तक का ही बंदा एमएलए का इंटरव्यू ले रहा है, और इंटरव्यू में वो कह रहा है हमको लैटरिंग लग गया था। लाइक ये इंटरव्यू ये न्यूज में डाल रहे हैं कि एमएलए को लगी लैटरिंग। ये हाल है हमारे मीडिया वालों के, आज तक के हाल है। और ये मैं तुमको दिखाता हूँ, मैं विद प्रूफ बोलूँगा, मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगा। एक सेकंड दो मेरे को, आर्चीव कहाँ गया? अबे आर्चीव मिल जा, ये रहा आर्चीव। एक सेकंड दो गाइस, मेरे को ये क्लियर करना है तुमको, सुन लो पहले। हमको लेटरिन लग गया, 2 बार हमने डेरा में गए, फिर वेटिंग रूम में रुके, वहाँ 1 बार गए, फिर आने के एकाएक हमको लेटरिन लगा, गो करके ऐसा लेटरिन लगा कि पेंटिम हो जाएगा। धाए कुर्ता पजामा फेंक के ऐसे फेंकते हुए निकले, गमछी कांधे पर लिए, हमको लेटरिन लग गया 2 बार। मैं इसका ना स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, रूम में रुके, मैं ना ये स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, उसके अलावा तुम ये वीडियो भी देख लो। यहाँ पे ये देखो, लाइक गोल्डन कलर का आज तक का माइक है पड़ा, और एमएलए बैठ के अपनी लैटरिंग की बात कर रहा है, और ये लोग न्यूज में डाल रहे हैं। ये लेवल्स है पड़े, ये मीडिया है हमारी, ये न्यूज है पड़ी इनके पास। खुद के देश का कोई होश नहीं है, दूसरों के देश के बारे में बकैती पेलनी है इनको बस। एक इन्फोग्राफिक में लिखा कि विकासशील जिलों के निवासियों के लिए 10% आरक्षण। विकासशील का मतलब होता है जो विकास की तरफ बढ़ रहा हो, यानी डेवलपिंग। जबकि बांग्लादेश ने 10% कोटा पिछड़े जिलों के निवासियों के लिए दिया है। और इसके बाद सुधीर कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के कुछ स्टूडेंट्स इन प्रोटेस्ट का लाइक इधर भी आयरनी देख रहे हो तुम। एक बंदा 3 रोटी खा चुका है, उसको तुम चौथी रोटी सर्व कर रहे हो,
और एक बंदा भूखा बैठा, उसको उसके सामने बैठ के तुम खाना खा रहे हो। लाइक ये वो चल रहा है जो ऑलरेडी भाई बढ़ता है पड़ा, जो डेवलपिंग है पड़ा, वो तो ऑलरेडी डेवलपिंग है पड़ा, उधर तो चल रहा है। जो बिल्कुल ही ठप है पड़ा, उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना दुनिया में क्या चल रहा है, इसलिए ठप है वो, उनको जॉब की ज्यादा जरूरत है। समर्थन कर रहे हैं और यही स्टूडेंट्स अपने देश में आरक्षण की मांग करते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश में हो रहे इस आंदोलन के समर्थन में पश्चिम बंगाल में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वामपंथी दलों के जो छात्र भारत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं, वो बांग्लादेश के उन दंगों का समर्थन कर रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के लिए चल रहे हैं। इतना बड़ा विरोधाभास मुझे समझ नहीं आता कि सुधीर चौधरी जैसे सो कॉल्ड पत्रकारों की रीजनिंग पावर सही में इतनी कमजोर है या फिर ये जानबूझकर जनता को बहकाते हैं। पहले खुद अपने पता कब होता है ये ना तब होता है, लाइक मेरे को जितना ज्ञान है मैं उतना बोल रहा हूँ। ये तब होता है जब ज्ञान आपको होना पर आपको बोलना हो, क्योंकि आपकी एज हो चुकी है। ये तब होता है। बुजुर्गों का ज्ञान होता है ना, कई बार बेसलेस होता है, तकिए पे बैठ के कलेश हो गया, कैंची चला दी कलेश हो गया। ये वैसे लोग हैं। प्रोग्राम में बताते हैं कि भारत में जो आरक्षण है वो कास्ट के आधार पर है, जबकि बांग्लादेश में दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षण है। वहां पर कोई जाति का आरक्षण नहीं है, धर्म का आरक्षण नहीं है। उल्टा वो बेटर है भाई, अगर धर्म के बेसिस पे नहीं है, ह्यूमंस के बेसिस पे, तो वो तो बेटर है मेरे हिसाब से। इससे तो बेटर है अच्छा वो भी नहीं, लेकिन इससे बेटर है। लाइक अभी तुमको मैं ना बताता हूँ, लाइक मैं ना जनरल हूँ और मैंने होटल मैनेजमेंट करी और मेरा रैंक आया था 10,996 ऑल ओवर इंडिया। 10,996 रैंक मेरा आया था। और पंजाबी हूँ, मेरे को लगा था मैं IHM गुरदासपुर में जाऊँगा, बट हर साल के हिसाब से मैं सिलेक्ट होता था। बट जिस साल मैंने पेपर दिया, मेरा बैड लक था कि मैं उस साल के हिसाब से सिलेक्ट नहीं हो रहा। बट वो लिस्ट आती ना, जनरल 10,996, फलानी 12,996, उसके बाद फलानी 15,996, उसके बाद फलानी 18,996। वहाँ पे हर्ट हुआ भाई, वहाँ पे बहुत हर्ट हुआ कि लाइक उस बंदे ने ऐसा क्या करा है कि उसको इतनी छूट मिली हुई और मेरे को नहीं मिली हुई। लाइक 9-9 हज़ार रैंक की छूट मिली हुई है। अगर मैं वो होता तो मेरे को जो वहाँ पे सीट मिल जाती। मैं जस्ट बिकॉज मैं जनरल हूँ इसलिए मेरे को वहाँ पे इतनी दूर जाना पड़ रहा है। जबकि टेक्निकली सोचा जाए तो अगर मेरा 10,996 रैंक है पड़े और उसके बाद के जो लिस्टिंग में है पड़े उसमें से किसी के 10,997 रैंक है, तो एजुकेशनल नॉलेज तो उसकी और मेरी इक्वल है, एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तभी करके हमारे रैंक कितने क्लोज है पड़े। तो जस्ट बिकॉज वो अलग कास्ट से है पड़ा, उसको वहाँ पे बैठने को मिल गया, जबकि मैं उससे एक रैंक ऊपर हूँ, मेरे को नहीं मिला क्योंकि मेरे पास जनरल का ठप्पा लगा हुआ है। ये चीज़ तो अनफेयर है ही है, नॉट ओनली फॉर मी, बट मेरे बाद जैसे 12,000 वाला बैठा उसको 15,000 वाले का लगेगा, 15 वाले को 18 वाले का लगेगा, 18 वाला ऐसे राज्य बन के बैठा हुआ है। हाँ भाई क्या हाल है, अपना तो चल रहा है ऐसे ही, अपन तो कर देंगे कुछ भी। वो वाला लॉजिक जो है ना यार, मैं किस बेसिस से सपोर्ट करूँ इस चीज़ को। लाइक जिनको नीड है वो लोग समझ आता है, जो बिल्कुल माइनॉरिटी है जिनको नीड है उनका तो रैंक भी फिर वैसा ही मिलेगा ना। इनका रैंक वैसा नहीं मिलेगा, इनका रैंक मिलेगा भाई 10,996 मेरा, इनका 10,000 भी मिलेगा, इनका 5,000 भी मिलेगा। ये उतने कैपेबल है पड़े। और 5,000 में ये लोग दिल्ली में बैठे होंगे जहाँ पे जनरल के लिए 100 सीटें नहीं होती, वहां पे ये दिल्ली में बैठे होंगे। अलग किस्म का है। तो फिर ये कंपैरिजन करने का क्या सेंस बना? इंडिया में रिजर्वेशन मिलती है सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को जिनके खिलाफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं बल्कि आज के दिन भी हमें कास्ट एट्रोसिटीज देखने को मिल रही है। राजस्थान में जितेंद्र पाल मेघवाल नाम के एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने मूंछ रख ली थी। आज तक की ही वेबसाइट पर यह न्यूज आर्टिकल देखिए। गुजरात में दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, बारातियों के पगड़ी बांधने पर किया पथराव, 8 साल के बच्चे ने पानी की बाल्टी को हाथ लगा दिया तो उसे पीट दिया गया। और कहां हुई ये चीज? स्कूल में। सिख धर्म तो इगैलिटेरियनिज्म की प्रिंसिपल्स पर शुरू हुआ, यानी कि सब बराबर है, जातिवाद खत्म करो। लेकिन आज पंजाब में दलित सिखों के लिए अलग गुरुद्वारे देखे जा सकते हैं। और प्रिविलेज ब्लाइंडनेस में डूबे हुए गोदी पत्रकारों के हिसाब से तो जातिवाद है ही नहीं देश में। इनके हिसाब से तो यार तुम मानो ना मानो थोड़ा बहुत तो है ही, कहीं पे ज्यादा भी है कहीं पे थोड़ा बहुत भी है। और ये मैं पर्सनली देख के आया हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, बट मैं अपने लिए कहता हूँ और मैं इस बात के लिए सॉरी भी फील करता हूँ। लाइक जिस हिसाब से मैं ग्रो अप हुआ हूँ, जिस जगह मैं ग्रो अप हुआ हूँ, यहाँ पे मुस्लिम्स ना के बराबर है ही नहीं। और जब हम बचपन में देखते हैं ना मीडिया में और चीज़ों में, लाइक मैं था यार 8-9 साल 10 साल 11 साल, तब कहाँ इतना पता चलता है, और घर पे न्यूज़ ही चल रही रहती थी सारा टाइम। और एक ना बचपन से ना एक बिल्ट हो जाता है कि यार मुस्लिम लोग अच्छे नहीं होते, और सेम स्टैंड्स फॉर देम। उनको भी पाकिस्तान में ये लगता है कि हिंदुस्तानी लोग अच्छे नहीं होते हैं। और जब मैं कॉलेज में गया, जब मैं स्कूल में गया, मेरे को टकरे ना वो लोग भाई, मेरे को इतने अच्छे लोग मिले हैं ना, टू बी फेयर इतने अच्छे मुस्लिम लोग मिले, हमने एक थाली में खाया है, इतने बढ़िया लोग मिले हैं। मेरे पूरे मेंटेलिटी ऐसे फ्लिप हो गया एक सेकंड में कि यार मैं
क्या देख रहा था, क्या कचरा देख रहा था, क्या घटिया मीडिया को देख रहा था। और ये भी एक पार्ट है पड़ा मेरी नफरत का मीडिया से, ये भी एक मेजर पार्ट है पड़ा। मतलब मैं क्या देख रहा था और रियलिटी मेरे को क्या दिख रही है। आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसे होते हैं, बट सबके सब भी ऐसे नहीं होते हैं। इनके हिसाब से, मीडिया के हिसाब से सारे के सारे इतने घटिया होते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो कुछ ही होते हैं भाई, कुछ ही होते हैं, मानो ना मानो कुछ ही होते हैं। और घटिया तो भाई इंसान होते हैं मेरे हिसाब से, जातिवादी बाद में है पड़ी, सबसे पहले घटिया इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। आरक्षण जैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, सब चंगा सी। इनसे मैं एक ही बात बिल्कुल भी कहूंगा, आखिर जातिवाद खत्म करने की बात क्यों नहीं कहते, कास्ट बेस्ड क्राइम खत्म करने की बात क्यों नहीं करते कभी। ये जो अखबारों में एड्स छपती हैं, ब्राह्मण लड़की चाहिए, राजपूत लड़की चाहिए, जाट चाहिए, बनिया चाहिए, इन कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता। इस सही भी है, थोड़ा सा गलत भी है। सही इसलिए कि मतलब ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हाँ दूसरी जाति में शादी क्यों होएगी, नहीं करेंगे, ये है वो है, फलाने ढिंकाने। बट ऑन दी अदर नोट, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पे, जैसे अभी मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे घर के भी चाहेंगे कि मैं पंजाबी लड़की से ही शादी करूँ, मैं और किसी कास्ट में ना करूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमको आइडिया रहता है। अगर उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ठीक है, बट अगर मास स्केल पे देखेंगे तो उतना ठीक नहीं है। कुड बी ए पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर मेरे को किसी ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जो दूसरी कास्ट की, और मैं उससे शादी भी कर लूँ, कुछ भी हो सकता है ना। अगर अरेंज मैरिज की बात आती है तो ये थॉट रहता है कि यार हम पंजाबी है तो हमको पंजाबी से करनी है, हम ब्राह्मण है तो हमको ब्राह्मण से करनी है, वो रहता है, और उसका कुछ इलाज नहीं है मेरे हिसाब से। इस मैट्रिमोनियल एड को देखिए, यहाँ तो ये तक लिखा है कि कास्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन भाई SC, ST, OBC नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस जातिवाद ये जो है ना, ये वाली जो डेडिकेटेड है ना, मतलब अगर कोई यूं कहे ना कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को ब्राह्मण चाहिए, तो मेरे को ठीक है, बट ये जो एक्सेप्ट लगा है ना, ये शेमफुल है, ये फालतू है, बहुत वाहियात है। खत्म कर दोगे उस दिन कास्ट रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन गोदी पत्रकारों से यही उम्मीद की जा सकती है कि ये इंडिया की कास्ट रिजर्वेशन को बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन से कंपेयर करें। इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस को ऊपर सेम लेवल पर लाने के लिए है, लेकिन बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कोई सेपरेट एथनिक माइनॉरिटी नहीं है, उनके खिलाफ कोई हजारों सालों से अत्याचार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो तो सोशली रिस्पेक्टेड सेक्शन है देश का। अगर उनमें से कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए 5 से 10% EWS कोटा दिया जा सकता है। 21 दे जुलाई दो भाई, तब तो दे ही दो, अगर ऐसा है तो दे दो। ये वाला अगर है पड़ा तो बिल्कुल फेयर है, मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात में, ध्रुव से भी एग्री करता हूँ, और वो जो प्रोटेस्ट करे स्टूडेंट्स, उस एक बच्चे से एग्री करता हूँ मैं। को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के इस डिसेंडेंट्स कोटा को कम करके सिर्फ 5% तक कर दिया जाए, और बाकी एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्ड लोगों का जो कोटा है उसे 2% कर दिया जाए। तो सही है, बिल्कुल सही है, 7% रिजर्वेशन ही बिल्कुल सही है। मेरा पर्सनली मानना है दोस्तों, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट उठे इनके रिजर्वेशन के खिलाफ, ये सिर्फ एक सिम्टम है। असली बीमारी जो यहाँ पर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की, और इंडिया जैसे ही बांग्लादेश में भी बेरोजगारी एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर फराद हुसैन ने बताया पार्लियामेंट को फरवरी में कि 5 लाख से ज्यादा पोस्ट वेकेंट थी इनके देश में। अगर इन्हें फिलअप भी किया जाए तो भी काफी नहीं होगा। बांग्लादेश, ये तो यार इसका मेरे को नहीं पता कैसे इलाज होगा। आई हैव जीरो आइडिया कि जॉब्स कैसे मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी। बट ये भी सच है कि मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में इसलिए जी रहे क्योंकि उनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते। ये भी एक हार्श रियलिटी है बड़ी। जो लोग अपने आप को बेरोजगार बोलते हैं वो रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी में ढूंढना चाहते हैं, इसलिए वो बेरोजगार है। अगर प्राइवेट सेक्टर में ढूंढेंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा। अगर उनको सिर्फ रोजगार चाहिए उनको कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन अगर सरकारी रोजगार चाहिए और फिर तुम अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट में गिन रहे हो तो आई डोंट थिंक कि वो टोटली राइट है। कुछ हद तक राइट है बट टोटली राइट नहीं है। देश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा बताता है कि 18 से 19 लाख यंग लोग हर साल जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं। 17 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो करीब 2/3 है, यानी 11 करोड़ के आसपास। इन 11 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बांग्लादेश में इकोनॉमी की भी हालत काफी खराब चल रही है। अब 3 करोड़ लोग जो अनएम्प्लॉयड बांग्लादेश की अगर बात करें उसमें हैं, तो उसमें मेजोरिटी रीज़न तो यही है पड़ा ना कि भाई तुमने पहले कोटा सिस्टम सेट कर रखा है। ये किसी का भी पोता आके बैठ रहा है, उसके बाप के उसके दादे के दम पे बैठ रहा है। आधा तो तुमने यहीं पे काम खराब कर रखा है। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट का डेडिकेटेड जो तुमने डाल रखा है 10%, उसका 5% था, 10% था, हाँ वो डाल रखा है तुमने।
फिजिकली डिसेबल्ड को तो तुम डालो ही डालो, मैं तो कहता ही उनका तो बनता है बिल्कुल, वो डिजर्व करते हैं कि उनको कोटा मिलना चाहिए इस चीज़ का। कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत लो है। 2022 में बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी थी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रीबिल्ड करने के लिए। रिसेंटली एक प्लान भी जारी हुआ $5 बिलियन का लोन लेने के लिए चाइना से। अब वो अलग मुद्दा है अपने आप में कि जब भी कोई देश चाइना से लोन लेता है तो उससे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, बल्कि एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चाइना की डेट डिप्लोमेसी जो श्रीलंका के साथ देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट भी बहुत हाई है, 9% पर। लोगों का खर्चा बढ़ रहा है और लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो रिजर्वेशन सिस्टम को इंप्रूव करना तो सिर्फ पहली स्टेप है। अगर लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है तो सरकार को फोकस करना होगा जॉब्स क्रिएट करने पर। और इन इकोनॉमिक मुश्किलों के अलावा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पॉलिटिकल मूव्स पर भी सवाल उठाए गए। जनवरी में उन्होंने अपनी 4th कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीती, लेकिन इलेक्टोरल रिगिंग के बड़े बाहरी आरोप लगाए गए थे। इसी प्रोटेस्ट में पोस्टर्स और स्लोगन्स भी देखने को मिले जहां पर उन्हें डिक्टेटर बुलाया गया, जैसे कि ये स्लोगन, तुई के अमी के रजाकार रजाकार, के बोलचे साइरा चार। इसका मतलब है मैं और तू कौन, रजाकार रजाकार। ऐसा किसने कहा? डिक्टेटर। उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपने देश के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगी और एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर ले पाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, लाइक कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, उसके प्राइम मिनिस्टर पे भी उतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो बहुत सारी जॉब्स एक साथ बल्क में अवेलेबल करवा पाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो खुद भी दबी हुई है। तुम मानो ना मानो, ये फैक्ट है कि वो एंड ऑफ द डे खुद भी दबी हुई है। उसके पास भी उतनी पावर ही नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बहुत जॉब्स प्रोवाइड करवा सकती, लेकिन हर एक को जॉब प्रोवाइड करवाने जितना पैसा उसके पास भी नहीं है। ये हार्श रियलिटी है, ये हमारे देश के पास भी नहीं है। लाइक अगर टेक्निकली देखा जाए हमारे देश में तो भाई कितने 60-70 करोड़ बच्चे हैं पड़े, और उसमें से कितने ही होंगे जिनको तो जॉब भी मिल ही नहीं रही होगी, अनएम्प्लॉयमेंट में जी रहे होंगे, सरकारी नौकरी है ही नहीं। और वो बढ़ा सकते हैं लेकिन इतना नहीं बढ़ा सकते एंड ऑफ द डे कि सबको ही जॉब मिल जाए। कुछ भी कर लो, नहीं बढ़ा सकते। और इस मामले में आई थिंक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मैं देना चाहूँगा उधर की प्राइम मिनिस्टर को कि वहाँ पे जॉब्स एक्चुअली इतनी प्रोवाइड करवाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है यार, सच है, ये नहीं है पैसा नहीं होएगा तो जॉब भी नहीं होएगी, जॉब भी नहीं होएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आइदर उनको प्राइवेट सेक्टर में जंप करना चाहिए, ये वाला मेरे हिसाब से वो यही कर सकते हैं कि ये जो बेसलेस फालतू का ये जो कोटा बनाया गया इसको हटा के प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स जो है बड़ी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे थोड़ी सी तो इफेक्ट पड़ेगा, कम होएगी, थोड़ा सा तो बेटरमेंट हो जाएगी उनकी। बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि एग्जैक्टली 1971 की वॉर में क्या हुआ था, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्रो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। और मैक्सिमम चीज़ें मैंने वीडियो के बीच में ही बोल दिया, ज़्यादा कुछ एंड में बोलने के लिए नहीं है। बट आई थिंक कि अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी एक छोटी सी राय है, वो मान ले कि अगर तुम किसी चीज़ को फील कर रहे हो, प्रोटेस्ट पे अगर तुम इन फ्यूचर उतर रहे हो, किसी भी मासूम के ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और अपने हक की लड़ाई तुम लड़ रहे हो तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ लड़ना। बाकी तो देखो भाई, जो पावर इन हैंड लेके बैठे हैं वो लोग तो इन चीज़ों की इतनी कदर करते हैं नहीं, बट स्टिल पॉजिटिव इंटेंट पे रहना अपने, और गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। दैट वाज माय रिएक्शन ऑन बांग्लादेश इज बर्निंग व्हाट्स रॉन्ग बाय ध्रुव राठी। भी चलते, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सही।